सभी संगिनी बहनों का ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस एवं टीकाकरण के इस सत्र में स्वागत है। इस प्रशिक्षण सत्र में हम निम्न बातों पर चर्चा करेंगे। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां क्या-क्या हैं? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन से टीके दिए जाते हैं? वो किस बीमारी से बचाते हैं? कार्यक्रम का लक्ष्य समूह क्या है? माइक्रो प्लानिंग के घटक एवं मानक क्या-क्या हैं? बीएचएनडी की क्रियाशील उपकरण और लॉजिस्टिक कौन-कौन से होते हैं? टीकों की संवेदनशीलता की जांच कैसे करेंगे? वैक्सीन कैरियर और लॉजिस्टिक टीकाकरण सत्र स्थल पर किस प्रकार से होना चाहिए? आरआई सत्र पर टीकों को किस प्रकार से रखा जाना चाहिए? आशा, आंगनवाड़ी एवं एएनएम की क्या भूमिका है टीकाकरण और ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन में? और साथ ही रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्डिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे देश का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। अगर इसमें हम देखें तो हम इस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं को बूस्टर खुराक द्वारा 1 से 5 वर्ष तक के 10 करोड़ बच्चों को और 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीडी का टीका देने का लक्ष्य रखते हैं। लाभार्थियों को टीका लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 90 लाख टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश गांव स्तर पर होते हैं। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो पहली बार भारत में टीकाकरण का प्रारंभ 1802 में हुआ था। मुंबई में पहली बार चेचक का टीका दिया गया था। 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। 1978 में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी और टाइफाइड का टीका शामिल हुआ। 1983 में गर्भवती महिलाओं के लिए टीटी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई। 1985 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को शामिल किया गया और टाइफाइड को उसमें से हटा दिया गया। 1995 में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ ही 1997 में यूआईपी में टीकों पर वीवीएम आया, जिसे हम वैक्सीन वॉयल मॉनिटर कहते हैं, जिससे हम टीकों की संवेदनशीलता को देख सकते हैं। 2006 में जेई का टीका प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 2007 से 8 के बीच में मीजल्स, हेपेटाइटिस बी को 10 राज्यों के सभी जिलों में शुरू किया गया। 2013 में पेंटावेलेंट को 9 राज्यों में प्रसारित किया गया। 2015 में पेंटावेलेंट सभी राज्यों में एक्सपेंड किया गया और आईपीवी को पेश किया गया। 2014 में पोलियो उन्मूलन घोषित किया गया हमारा देश और 2016 में रोटा वायरस टीका इंट्रोड्यूस हुआ और 2017 में एमआर का टीका शुरू किया गया फेज़ मैनर में और साथ ही पीसीवी भी शुरू किया गया फेज़ मैनर में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिन बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। टीबी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, साथ ही हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटा वायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल रोग, खसरा, रुबेला और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, ये 12 तरह के बीमारियों से बचने के लिए टीके हमारे यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाते हैं। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्य समूह की यदि बात करें तो इसके लक्ष्य समूह है गर्भवती महिलाएं जिन्हें टीडी का टीका दिया जाना है और दूसरा है लक्ष्य समूह नवजात शिशु एवं बच्चे। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज, बीसीजी और ओपीवी की 0 डोज यहाँ पर दी जाती है। एएनएम द्वारा जब भी किसी लाभार्थी का टीकाकरण किया जा रहा है तो ये 4 मुख्य संदेश उसे अवश्य दिए जाने चाहिए। पहला, कौन सा टीका दिया जा रहा है और वह किस बीमारी से बचाता है। दूसरा मुख्य संदेश है कि अगले टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है। तीसरा मुख्य संदेश, मामूली साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इस टीके को लगाने के बाद और उनके साथ उसे किस तरीके से मैनेज करना है उन दुष्प्रभावों को। चौथा मुख्य संदेश, टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना है और अगले टीकाकरण पर उस कार्ड को लेकर आना है। आइए अब बात करते हैं जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं वो किस बीमारी से बचाते हैं, कब कब दिया जाता है,
टीका देने की अधिकतम आयु क्या है और टीका लगाने की जगह क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी के टीके की। बीसीजी का टीका बच्चों को टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। यह जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यदि किसी कारण से टीका छूट जाता है तो 1 वर्ष के भीतर तक इसे लगवाया जा सकता है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 1 वर्ष है। टीका जो लगाया जाता है वो इंट्राडर्मल लगाया जाता है, बाईं ऊपरी बाँह पर लगाया जाता है यह टीका। दूसरा टीका है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक वायरस के कारण होता है जो लीवर को प्रभावित करता है। जन्म के समय 0 डोज देकर व पेंटावलन में निहित टीके के अनुसार बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका देकर हेपेटाइटिस बी के संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोका जा सकता है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु जो है वो जन्म के 24 घंटे के भीतर ये दिया जा सकता है और साथ ही ये पेंटावैलेंट में निहित होता है तो पेंटावैलेंट के शेड्यूल के अनुसार इसे दिया जाता है। यह टीका इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर एनम द्वारा लगाया जाता है। पेंटावैलेंट का टीका जो है 5 बीमारियों से बचाता है। डिप्थीरिया जिसे हम गला घोटू भी कहते हैं, पर्ट्यूसिस काली खांसी जिसे कहते हैं, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के संक्रमण से बचाता है। कब कब दिया जा सकता है पेंटावैलेंट का टीका? छठे, 10वें, 14वें सप्ताह पर दिया जाता है और अधिकतम आयु जो इस टीके को देने की है वह है 1 साल तक। टीका इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर लगाया जाता है। चौथा मुख्य टीका है एमआर का, जिसे हम मीजल्स रूबेला का टीका भी कहते हैं। यह टीका खसरा रोग और रूबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं उसके संक्रमण से बचाता है। एमआर का टीका कब कब दे सकते हैं? यह 2 खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक 9 से 12 माह पे, दूसरी खुराक 16 से 24 माह पे। टीका देने की अधिकतम आयु 5 वर्ष तक की है और इसे सबक्यूटेनियस लगाया जाता है दाईं ऊपरी बाँह पर। डीपीटी के टीके की यदि बात करें तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया यानी कि गला घोटू, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। कब कब दिया जाता है यह टीका? पहले यह टीका डीपीटी के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब यह पेंटा में ही निहित हो गया है, तो ये जन्म के 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह पर दिया जाता है। यदि किसी 1 वर्ष तक के बच्चे का पेंटा छूट जाता है तो उसे 4 सप्ताह के अंतराल पर डीपीटी की पहली, दूसरी एवं तीसरी डोज दी जाती है। 16 से 24 माह के बच्चे को डीपीटी बूस्टर की पहली डोज और दूसरी डोज 5 से 6 वर्ष पर दी जाती है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 7 वर्ष तक की है और यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचाता है। पोलियो का वायरस रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करता है तो प्रत्येक 200 संक्रमण में से 1 संक्रमण असाध्य लकवा का कारण बन जाता है। कब कब दिया जाता है? ओपीवी जन्म के समय 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह पर और साथ ही बूस्टर डोज 16 से 24 माह पर दी जाती है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 5 वर्ष तक की है और यह ओरल ड्रॉप है तो यह मुंह के द्वारा ड्रॉपर से दिया जाता है। आंशिक आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का टीका, यह भी पोलियो से ही बचाता है और उसी प्रकार पोलियो के कारण होने वाले असाध्य लकवा से भी बचाता है। इसकी 2 खुराक दी जाती है। यह इंजेक्टेबल होता है और इसकी 2 खुराक 6वें और 14वें सप्ताह पे दी जाती है। इसको देने की अधिकतम आयु 1 वर्ष तक की है और इंट्राडर्मल दिया जाता है बाईं ऊपरी बाँह पर। पीसीवी का टीका। पीसीवी से यहाँ हमारा तात्पर्य है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। यह न्यूमोकोकल बीमारियों से बचाता है। इनमें से सबसे गंभीर निमोनिया, मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह का संक्रमण है। पीसीवी की 3 खुराक दी जाती है। 6ठे, 14वें में 2 खुराक और 9 से 12 महीने पर पीसीवी बूस्टर की खुराक दी जाती है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 1 वर्ष तक की है और टीका दाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर लगाया जाता है।
रोटावायरस वैक्सीन की यदि बात करें तो यह गंभीर दस्त और निर्जलीकरण से बचाता है। छठे, 10वें और 14वें सप्ताह पर दिया जाता है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 1 वर्ष तक की है और यह भी ओरल ड्रॉप है, मुंह के द्वारा ड्रॉपर से दिया जाता है। रोटावायरस का टीका दिए जाने में इस बात को ध्यान में रखना है कि इसमें किसी घोलक का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी इस वैक्सीन को खोलने के 4 घंटे के भीतर इसका उपयोग कर लिया जाना है। जेई का टीका, जिसे हम जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं, यह मस्तिष्क के संक्रमण या मस्तिष्क ज्वर से बचाता है। कब कब दिया जाता है? इसकी 2 खुराक दी जाती है। पहली डोज़ 9 से 12 माह पर और दूसरी डोज़ 16 से 24 माह पर दी जाती है। टीका दिए जाने की अधिकतम आयु 15 साल तक की है। यह सबक्यूटेनियस दिया जाता है दाईं ऊपरी बाँह पर। इसके साथ-साथ बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रतौंधी और आँखों से जुड़े संक्रमण को कम करता है। इसकी पहली डोज़ 9 से 12 माह पर और दूसरी डोज़ 16 से 24 माह पर दी जाती है। तीसरी से 9वीं डोज़ प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष तक दी जाती है। टीका लगाने की अधिकतम आयु 5 वर्ष तक है और यह ओरल दिया जाता है। विटामिन ए के साथ आने वाले सफ़ेद चम्मच से यह दवा पिलाई जाती है। 9 माह से 12 माह के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 12 माह से बड़े बच्चों को 2 ml यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं ओपन वॉयल पॉलिसी क्या है और टीकों की संवेदनशीलता को कैसे जांच सकते हैं। ओपन वॉयल पॉलिसी के अनुसार किसी सत्र में उपयोग किए गए खुले टीके का कोई भी वॉयल 4 सप्ताह 28 दिनों तक टीकाकरण सत्र में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये 3 कंडीशन को भी फॉलो करना है। वैक्सीन एक्सपायर नहीं हुई होनी चाहिए, उसका वीवीएम नहीं खराब हुआ होना चाहिए और वह संक्रमित नहीं होनी चाहिए। जो भी वैक्सीन गर्मी के प्रति संवेदनशील होती हैं, उनको वैक्सीन वॉयल मॉनिटर के लेवल से जांच करके यूज़ किया जाता है। वॉयल खोलने से पहले वीवीएम की स्थिति ज़रूर जांच लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे उपयोग करना चाहिए। टीकाकरण सत्र में जिन बातों का ध्यान रखना है वे इस प्रकार से हैं। आईपीवी के निर्धारित डोज के बीच 56 से 60 दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए। 2 टीकों के मध्य कम से कम 4 सप्ताह यानी कि 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। जेई का टीका देने में 12 महीने से ज़्यादा की देरी हो जाए तो जेई की 2 खुराक के बीच कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है वो 5 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। डाइल्यूएंट का उपयोग बीसीजी, जेई के टीके के लिए और एमआर के टीके के लिए किया जाता है। बीसीजी, जेई के टीके के लिए सोडियम क्लोराइड और एमआर के टीके के लिए डिस्टिल वाटर डाइल्यूएंट प्रयोग किया जाता है। जिस भी वैक्सीन के साथ डाइल्यूएंट का उपयोग किया जाएगा उसे 4 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लिया जाना है, उसके बाद उस वैक्सीन को उपयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जिस वैक्सीन पर ओपन वॉयल पॉलिसी लागू नहीं होती है उसका वीवीएम कैप पर होता है। ओपन वॉयल पॉलिसी लागू वाली शीशों पर लेबल खोलने और पुनर्गठन की तारीख और समय लिखा होना चाहिए और वो पढ़ने में आ रहा हो ऐसा होना चाहिए, जिससे कि उसका 4 घंटे के अंदर अंदर प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। टीकाकरण से पहले यह जांचा जाना चाहिए कि टी सीरीज़ और हेपेटाइटिस बी के टीके जमे हुए तो नहीं हैं। ओपन वॉयल पॉलिसी के अनुसार खुली वैक्सीन वॉयल का उपयोग 4 सप्ताह के भीतर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि आवश्यक घोलक यानी कि डाइल्यूएंट अलग बैग और शीत श्रृंखला में रखा गया हो। जिस बैच की वैक्सीन होगी उसी बैच का डाइल्यूएंट होना चाहिए। टीकाकरण सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर और लॉजिस्टिक को लेके जिन बातों को ध्यान रखना है वह इस प्रकार से हैं। एनम को सुनिश्चित करना है कि टीकों को 4 पूर्ण रूप से सीलबंद वातानुकूलित बर्फ़ के पैक के साथ एक वैक्सीन कैरियर में वीएचएनडी सत्र पर लाया गया है या नहीं। वैक्सीन कैरियर को छांव में रखा जाए और बार बार नहीं खोला जाए। उपयोग से पहले वायल के लेबल पर वैक्सीन की समाप्ति तिथि और वीवीएम की जाँच अवश्य कर लें। टीकाकरण सत्र स्थल पर टीके किस प्रकार से रखे गए हैं आइस पैक पे, वो भी हमें ध्यान में रखना है।
खसरा, एमआर, रोटावायरस, बीसीजी और जेई के टीकों पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होता है। रोटावायरस के टीके का पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे खोलने के 4 घंटे के बाद उपयोग कर लिया जाना चाहिए। मीज़ल्स, एमआर, रोटावायरस, बीसीजी और जेई के टीकों का उपयोग किसी भी परिस्थिति में पुनर्गठन खोलने के बाद 4 घंटे के भीतर ही उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। आइस पैक पे जो टीके होने चाहिए वो हैं जेई, मीज़ल्स, एमआर, रोटावायरस, बीसीजी और ओपीवी, क्योंकि यह गर्मी के प्रति संवेदनशील वैक्सीन है, तो इसे हमें आइस पैक पर ही रखना चाहिए। यदि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को टीडी का टीका अभी दिया जाता है। पहले टीटी यानी टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया जाता था, लेकिन डिप्थीरिया के आउटब्रेक को देखते हुए और डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी इसे टीडी यानी टिटनेस डिप्थीरिया का टीका गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। इसको लगाने का तरीका टिटनेस टॉक्साइड के टीके जैसा ही है। पहला टीका जैसे ही पता चलेगा कि महिला गर्भवती है उसे दिया जाना है और दूसरा टीका उसके 1 महीने बाद दिया जाना है। यदि महिला 3 साल में पुनः गर्भवती होती है और उसे पहले टीडी के 2 टीके लगे हैं तो इस गर्भावस्था में उसे टीडी बूस्टर लगेगा। ग्राम स्तर पर ये टीके ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन लगाए जाते हैं, जहां पर एएनसी और टीकाकरण दोनों की सुविधाएं दी जाती हैं। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार से हैं। गर्भवती महिला का पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व देखभाल, जिसमें टीटी का टीका और आईएफए एवं कैल्शियम की गोलियां वितरित की जाती हैं। प्रसव पूर्व जांचें गर्भवती महिला की, जिसमें वजन, पेट की जांच, एचबी, बीपी की माप, मूत्र परीक्षण और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी टेस्ट किया जाता है। प्रसव पूर्व जांच देखभाल संबंधी परामर्श दिया जाता है। उच्च जोखिम की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग कर उनको उचित प्रबंधन के लिए रेफ़र किया जाता है। जन्म की तैयारी और समीक्षा की जाती है। टेक होम राशन का वितरण आंगनवाड़ी द्वारा सुनिश्चित करवाया जाता है और साथ ही जो भी बच्चे हैं उनको टीके निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दिया जाता है। समुदाय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने हेतु क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। पहला है टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाना, माइक्रो प्लानिंग करना, वैक्सीन कैरियर और लॉजिस्टिक टीकाकरण सत्र स्थल पर समय पर प्राप्त हो जाए, ड्यू लिस्ट का अपडेशन सुनिश्चित हो जाए, टीकाकरण सत्र की तैयारी और संचालन सही प्रकार से हो जाए, लाभार्थियों के साथ प्रभावी संचार हो, उनको पता हो कि वीएचएनडी कहाँ होनी है, कहाँ पर टीका लगना है, कब आना है, इसकी जानकारी समुदाय में होनी चाहिए। ड्रॉप आउट एवं लेफ़्ट आउट की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग कैसे करेंगे। आशा और आंगनवाड़ी का क्षमतावर्धन किन विषयों पर होना चाहिए, उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए और आईसीडीएस सुपरवाइज़र के साथ समन्वय होना चाहिए, जिससे हम टीकाकरण कवरेज को बढ़ा सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे सकते हैं। प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन टीकाकरण कार्यक्रम पे होना अनिवार्य है, क्योंकि यह एक बृहद कार्यक्रम है। जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी, तो क्लस्टर बैठक में या AAA बैठक में समय समय पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। हेड काउंट कर लाभार्थी सूची बनाने के लिए ग्राम सर्वे करने पर प्रशिक्षण होना चाहिए। साथ ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्र, हाई रिस्क एरिया की मास्टर सूची तैयार करना, आशा एवं आंगनवाड़ी के बीच क्षेत्र के सीमांकन की पुष्टि करना, प्रत्येक क्षेत्र के लिए मानचित्र बनाने में सहायता करना, लाभार्थी ड्यू लिस्ट की तैयारी करना, सत्र स्थल के चयन, सत्र की तिथि और समय की योजना बनाना, व्यक्तिगत संवाद और प्रभावी संचार करना, टीकाकरण के समय दिए जाने वाले 4 मुख्य संदेशों पर प्रशिक्षण देना और साथ ही लाभार्थियों को किस प्रकार से मोबिलाइज करना है, लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट की सूची कैसे तैयार करेंगे और प्रतिकूल घटनाओं का समुदाय स्तर पर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए।
प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं की क्षमतावर्धन के साथ साथ टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने में आंगनवाड़ी यानी कि आईसीडीएस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आईसीडीएस के साथ समन्वय कर हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आईसीडीएस के सीडीपीओ से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण में आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सीडीपीओ को निम्न हेतु आईसीडीएस सुपरवाइज़र को निर्देशित किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी द्वारा आयोजित घर घर के सर्वे की निगरानी के लिए क्षेत्र भ्रमण करना, सर्वेक्षण प्रारूपों का पर्यवेक्षण करना, उपकेंद्र में बैठक के दौरान सभी सर्वेक्षण प्रारूपों और उपकेंद्र माइक्रोप्लान के एकीकरण की समीक्षा में सहयोग देना, टीकाकरण कार्यक्रमों की संयुक्त योजना क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग करना। माइक्रोप्लान के अनुसार वीएचएनडी का आयोजन होना। वीएचएनडी के आयोजन में माइक्रोप्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हमारा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वीएचएनडी सत्र आयोजित हुआ या नहीं हुआ। वीएचएनडी के मुख्य घटक इस प्रकार से हैं: कौन से एरिया में वीएचएनडी किया जाना है, वहाँ पर हेड काउंट कितना है, सत्रों की संख्या का निर्धारण करना कि हेड काउंट के अनुसार कितना इंजेक्शन लोड होगा और कितने सत्रों की आवश्यकता है वहाँ पर, सत्र स्थल का चयन करना, आईईसी एवं मोबिलाइजेशन प्लान बनाना और सपोर्टिव सुपरविजन करना। साथ ही उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, हाई रिस्क एरिया, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना और उनको वीएचएनडी में शामिल करना, वहाँ के लाभार्थियों को मोबिलाइज करना। उच्च जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? दुर्गम पहुँच वाले क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा से वंचित क्षेत्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कम संख्या वाला क्षेत्र, शहरी क्षेत्र विशेष रूप से स्लम, बड़े निर्माण स्थल के मजदूर, अस्थायी कटाई मजदूर, ईंट भट्टों पे काम करने वाले प्रवासी आबादी जो है, जोखिम भरे क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिरोधी परिवार ज़्यादा हैं, वो हमारे हाई रिस्क एरिया में आएंगे। उन्हें हमें वीएचएनडी में सुनिश्चित करना है कि वो लाभार्थी शामिल हो। कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। ड्रॉप आउट की यदि हम बात करें तो ड्रॉप आउट में वो बच्चे आते हैं जिनका टीकाकरण शुरू तो हुआ लेकिन उन्हें शेड्यूल अनुसार टीका नहीं मिला, उनके टीके पूरे नहीं हुए, वो बच्चे ड्रॉप आउट में आएंगे। लेफ़्ट आउट बच्चे वे होते हैं जिन्हें सूचीबद्ध ही नहीं किया गया, वे कोई भी टीका उन्हें नहीं मिला है, वो लेफ़्ट आउट होंगे। आइए अब बात करते हैं पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की और संपूर्ण प्रतिरक्षित बच्चा किसे कहेंगे। पूर्ण प्रतिरक्षित यानी कि फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे की यदि हम बात करते हैं तो 1 वर्ष तक के बच्चे को यदि बीसीजी का टीका, ओपीवी की तीनों डोज, रोटावायरस की 3 खुराक, पेंटावेलेंट की 3 खुराक, आंशिक आईपीवी की दोनों खुराकें और एमआर वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, तो ऐसे बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चा कहते हैं। संपूर्ण प्रतिरक्षण यानी कि कंप्लीट इम्यूनाइजेशन 2 वर्ष तक के बच्चों को लेके हम बात करते हैं, जिसमें कि पहले साल के सारे टीकों के साथ साथ एमआर वैक्सीन की दूसरी खुराक, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर अगर बच्चे को मिल गया है तो हम उसे संपूर्ण प्रतिरक्षित बच्चा कहेंगे। टीकाकरण सत्र की तैयारी और संचालन में आईसीडीएस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए जानते हैं कि आंगनवाड़ी की भूमिका टीकाकरण सत्र में क्या होगी। टीकाकरण सत्र की तैयारी और संचालन में यदि आंगनवाड़ी की भूमिका की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टीकाकरण के लिए ड्यू लिस्ट तैयार करने में सहयोग करना है, वृद्धि निगरानी के लिए बच्चों की सूची तैयार करनी है। वृद्धि निगरानी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वजन करके वृद्धि निगरानी चार्ट पर उसका वजन अंकित किया जाता है। WHO के अनुसार बच्चों की आयु के अनुसार उनका वजन देके उनके पोषण का स्तर का पता लगाया जा सकता है। तो आंगनवाड़ी के पास 2 तरह के ग्रोथ चार्ट होते हैं। गुलाबी जो चार्ट होता है वो लड़कियों का, उसमें वजन प्लॉटिंग होता है, और जो नीला चार्ट होता है उस पे लड़कों का वजन प्लॉट किया जाता है। बच्चों का वजन करना आंगनवाड़ी की एक मुख्य भूमिका है। साथ ही उसकी वृद्धि निगरानी करना, बच्चे का आयु के अनुसार वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यह देखना, और माँ एवं देखभालकर्ता को उसके अनुसार पोषण संबंधित उचित सलाह देना, यह भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका है। साथ ही बच्चे को पूरक पोषक आहार वितरित करना, कुपोषित बच्चों और एनीमिक गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषाहार देना और
इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड अपडेट करना कार्य है। टीकाकरण की तैयारी और सत्र संचालन में आशा की भूमिका की यदि बात करें तो आशा को हेड काउंट सर्वे करना है, समुदाय में टीकाकरण सत्र के बारे में प्रचार प्रसार करना है, VHIR के भाग 18A में बच्चों की ड्यू लिस्ट अद्यतन करना है, बच्चों के अभिभावकों को ड्यू लिस्ट अनुसार टीकाकरण के लिए मोबिलाइज करना, टीकाकरण स्थल, दिन, समय के बारे में पहले से ही लाभार्थियों को सूचित करना है, टीकाकरण के लाभ एवं टीका लगवाने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पहले से ही परिवार और लाभार्थी को परामर्श देना है, उचित स्थान का चयन करने में सहयोग करना है, सत्र के बाद लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट की समीक्षा करना है और अगले सत्र की ड्यू लिस्ट तैयार करनी है। आइए अब रिकॉर्ड रखने के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम टीकाकरण सत्र के रिकॉर्ड को व्यवस्थित और नियमित अपडेट कर रहे हैं और उसको सही प्रकार से रख रहे हैं तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि टीकाकरण सेवाएं सभी लाभार्थियों तक पहुंच पाएंगी, सबको मिल पाएंगी, ड्रॉप आउट और लेफ़्ट आउट की पहचान हो पाएगी और टीकाकरण सत्रों का आकलन और उपलब्धियां हम बता सकेंगे। समुदाय स्तर पर सभी जानकारियों को इकट्ठा करने के आधार पर निम्नलिखित रिकॉर्ड और रिपोर्ट मिलेंगे आपको। काउंटर फाइल के साथ MCP कार्ड, ट्रैकिंग बैग, RCH रजिस्टर, VHIR और टैली शीट। हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अब। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर फाइल के साथ MCP कार्ड की। MCP कार्ड से यहाँ हमारा मतलब है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, यानी कि मातृ और शिशु संरक्षण कार्ड। यह कार्ड जो है परिवारों को सीखने, समझने और जानने के लिए एक टूल के रूप में विकसित किया गया है। MCP कार्ड द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को दिए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग आसानी से की जा सकती है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की स्थिति को इसमें दर्शाकर उनको अन्य जरूरी सेवाएं दिलवाने में मदद कर सकता है। लाभार्थियों में अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करता है। यह कार्ड परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण और विकास की स्थिति के लिए निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। कार्ड के विशिष्ट लक्ष्य समूह गर्भवती महिलाएं हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो महिलाएं आती हैं। आइए अब बात करते हैं MCP कार्ड का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। MCP कार्ड एनम द्वारा भरा जाता है। पहले विजिट के दौरान ही कार्ड के कवर पेज पर परिवार की पहचान, गर्भवती महिला या बच्चे का जो भी जन्म रिकॉर्ड होता है उसकी जानकारी भरी जाती है। सभी प्रविष्टियों की तिथि, महीना और वर्ष स्पष्ट रूप से लिखते हैं। सभी कॉलम भरने के बाद कार्ड के छोटे हिस्से यानी काउंटर फॉइल को एनम अपने पास रखती है। बाकी भरा हुआ कार्ड वह लाभार्थी और या बच्चे के माता पिता हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए दे देती है और उन्हें अगली विजिट में इसे ले आने के लिए कहती है। हर सत्र के अंत में काउंटर फॉइल को ट्रैकिंग बैग की उचित जेब में रखा जाना चाहिए। ट्रैकिंग बैग की यदि बात करें तो ट्रैकिंग बैग के सही जेब में काउंटर फॉइल रखने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। लाभार्थियों के नाम पर आधारित सत्रवार सूची तैयार करने में मदद मिलती है। साथ ही अगले सत्र के लिए आवश्यक टीकों का आकलन कर सकते हैं, ड्रॉप आउट को ट्रैक कर सकते हैं। यदि लाभार्थी या माता पिता ने टीकाकरण कार्ड खो दिया है तो उसकी पुनः जानकारी प्रदान की जा सकती है। हर महीने ट्रैकिंग बैग में काउंटर फाइल को देखें और सुनिश्चित करें कि वे बच्चे टीकाकरण के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। यदि कोई लाभार्थी किसी सत्र में छूट जाता है, ड्रॉप आउट है यानी, तो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उनके परिवारों का पता लगाने और उन्हें अगले सत्र में मोबिलाइज करना सुनिश्चित किया जा सकता है। आशा के पास टीकाकरण सेवाओं को अपडेट करने के लिए VHIR रजिस्टर होता है, जिसे हम ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका भी कहते हैं या फिर विलेज हेल्थ इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं। यह आशा द्वारा भरा जाता है। इस टूल का उपयोग आशा VHND सत्र पर दी गई सेवाओं का लेखा जोखा रखने के लिए करती है और उसके द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉर्ड भी अपडेट इसमें करती है। इसके माध्यम से वह अपनी कार्य योजना बना सकती है। वर्ष 2020-21 में VHIR में कुल 18 भाग हैं। VHIR के भाग 18 में आशा अपेक्षित लाभार्थियों की सूची को अपडेट करती है और उनके अनुसार लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए मोबिलाइज करती है। आइए इस सत्र में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उनमें से एक उत्तर सही है जिसे आपको जवाब देना है और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाना है।
क्विज़ का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, टीकाकरण सत्र में लेफ्ट आउट किसे मानेंगे? विकल्प इस प्रकार से हैं, कभी भी कोई भी टीका प्राप्त नहीं किया हो, टीकाकरण सारणी अनुसार पूरे टीके नहीं मिले हैं, कुछ टीके छूट गए हैं, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र को लेफ्ट आउट कहेंगे, या जहां एनम टीका करने नहीं जाती है उसे हम लेफ्ट आउट कहेंगे। इसका सही उत्तर है, टीकाकरण सत्र में लेफ्ट आउट उसे कहेंगे जिसे कभी भी कोई टीका प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, आईपीवी के निर्धारित 2 डोज के बीच कितने दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से है, 56 से 60 दिन का अंतर होना चाहिए, 30 दिन का अंतर होना चाहिए, 42 दिन का अंतर होना चाहिए, या फिर 28 दिन का अंतर होना चाहिए। सही उत्तर इसका है, आईपीवी के निर्धारित 2 डोज के बीच में कम से कम 56 से 60 दिन का अंतर अवश्य होना चाहिए। प्रश्न 3 है, वीएचआईआर के कौन से भाग में आशा ड्यू लिस्ट अपडेट करती है? विकल्प हैं, भाग 16 में, भाग 12 में अपडेट करती है, भाग 18 में करती है, या फिर भाग 4 में करती है। इसका सही उत्तर है, वीएचआईआर के भाग 18 में आशा द्वारा ड्यू लिस्ट अपडेट की जाती है। प्रश्न 4 इस प्रकार से है, टीकाकरण में इनमें से कौन सा आशा का कार्य नहीं है? विकल्प देखते हैं, हेड काउंट सर्वे करना, ड्यू लिस्ट बनाना, लाभार्थियों को मोबिलाइज करना, या फिर पोषाहार वितरण करना। इसका सही उत्तर है, टीकाकरण में पोषाहार वितरण करना आशा का कार्य नहीं है। क्विज का 5वां प्रश्न, बीसीजी के टीके को देने की अधिकतम आयु क्या है, यानी कि यह टीका कब तक दिया जा सकता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, 2 वर्ष तक, 1 माह तक, 28 दिन तक, या फिर 1 वर्ष तक। सही उत्तर है, बीसीजी के टीके को देने की अधिकतम आयु 1 वर्ष तक की है। क्विज का आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है, एमसीपी कार्ड वीएचएनडी पर किसके द्वारा भरा जाना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, आशा द्वारा, एनम द्वारा, आंगनवाड़ी द्वारा, या फिर लाभार्थी द्वारा। इसका सही उत्तर है, एमसीपी कार्ड वीएचएनडी पर एनम द्वारा भरा जाना चाहिए। संगिनी बहनों, आशा करते हैं कि आपको इस सत्र में दी गई टीकाकरण से संबंधित जानकारी क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन में सहयोग करेगी और समुदाय स्तर पर भी वीएचएनडी के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में मदद करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।